Hello friends, welcome to Explore Academy. Today we are going to discuss some important question related to general science and technology which has come in HAS 2011. In last video we have discussed HAS 2010. So let's start. So first question is iodine is obtained from iodine किस में पाया जाता है? पहला है ग्रेसिलेरिया. ग्रेसिलेरिया एक तरह का एल्गी है और ये रेडिश इन कलर है और ट्रांसपेरेंट है और ये मेन सोर्स है किसका है? हर्बीवोरस फिशेस का. हर्बीवोरस वो फिशेस होती है जो प्योर शाकाहारी होती है. इसके अलावा होती है कार्निवोरस जो कि मांसाहारी होती है और एक होती है ओमनिवोरस जो कि दोनों शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होती है. दूसरा है लेमिनेरिया. अब लेमिनेरिया भी एक तरह का एल्गी है और ये ब्राउन कलर का एल्गी है और इट इज यूज्ड एज अ मेन सोर्स ऑफ फूड. फूड का मेन सोर्स की तरह इसे यूज किया जाता है कुछ कंट्रियों में क्योंकि इट कंटेन्स आयोडीन. आयोडीन इसमें आयोडीन पाया जाता है. तीसरा है ऑइडोगेनाइन. ऑइडोगेनाइन जो है ये भी एल्गी है पर ये एल्गी कैसा है? ये ग्रीन कलर का एल्गी है और ये मेनली कहाँ पाया जाता है? स्टिल एंड फ्रेश वाटर. स्टिल होता है खड़ा पानी और फ्रेश वाटर जैसे कि पॉन्ड्स हो गए, सम कुएं हो गए, कुछ भी हो गया तो फ्रेश वाटर. और चौथा है स्पायरोजीरा. स्पायरोजीरा जो है ये भी एल्गी है. ये फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है और इसे वाटर सिल्क भी कहा जाता है. वाटर सिल्क भी कहा जाता है. तो क्वेश्चन था आयोडीन इनमें से किस में पाया जाता है? तो आंसर होगा बी, लेमिनेरिया में आयोडीन पाया जाता है. सो नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन. इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है? पहला है साइटोकिनाइन, दूसरा है ऑक्सिन, तीसरा है कैल्शियम और चौथा है गिबलिन. कैल्शियम को छोड़ के ये जो तीन है ये है प्लांट्स के ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन्स. और जो ये है चौथा जो सी है ये है एलिमेंट. एलिमेंट. सो चलिए एक एक करके देखते हैं. जो ये साइटोकिनाइन है मेनली कहाँ पाया जाता है? रूट और शूट में. और इसका जो मेनली काम होता है टू प्रोमोट सेल डिवीजन ताकि ग्रोथ हो सके. और जो ये दूसरा है ऑक्सिन ये भी एक प्लांट हार्मोन है और ये मेनली सिंथेसाइज होता है जहाँ पर सनरेज जहाँ सबसे ज़्यादा पड़ती है प्लांट पे वहाँ पर ये मेनली सिंथेसाइज होता है जिसकी वजह से पौधा भारी हो जाता है और वो थोड़ा सन की ओर टिल्टेड हो जाता है. जब ये सन की ओर टिल्टेड होगा तो ये ऑक्सिन उसकी डार्कर जो साइड है उसकी शेडो साइड है वहाँ पर चले जाएंगे ताकि वो वहाँ पर भी ग्रोथ कर सके. तो ये काम होता है ऑक्सिन का. और ये जो डी है गिबलिन ये भी एक प्लांट हार्मोन है और इट रेगुलेट्स वेरियस प्रोसेसेस लाइक जर्मिनेशन, फ्लावरिंग. प्लांट्स में फ्लावरिंग का काम करता है और स्टेम एलोंगेशन. स्टेम एलोंगेशन ये कुछ काम करता है. तो आंसर होगा कैल्शियम. कैल्शियम एक हार्मोन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज अ हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. दुनिया के कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म डेंसिटी मतलब सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं? पहला है ग्रासलैंड. ये जो ग्रासलैंड है ये नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिमम पार्ट्स में पाया जाता है. इसमें ट्रीज होते हैं, ये मैक्सिमम ग्रास के लैंड्स होते हैं और इसमें ट्रीज भी होते हैं लेकिन वो उतनी ज़्यादा हाइट के नहीं होते तो इसमें होते हैं शॉर्ट ट्रीज. सवाना भी सेम तरीके का है जैसे ग्रासलैंड है. और ये डेसिडस जो फॉरेस्ट होते हैं ये एक ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिसमें ट्रीज अपनी पत्तियां गिरा देते हैं. और जो ये लास्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये मेनली अफ्रीका और ये ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं. इसमें रेन सबसे ज़्यादा होती है और इसमें जो मिनिमम होती है एवरेज होती है वो होती है 60 सेंटीमीटर रेन. सो सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं. नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब स्ट्रांगली इन इंफ्रारेड रेडिएशन एंड इट्स प्रेजेंस इन एटमॉस्फेयर डिक्रीज द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अर्थ बाय रेडिएशन. जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मेनली किसको करता है? इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है. ये देखिए ये कुछ तरह की रेडिएशंस होती है जो सन से निकलते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ कॉस्मिक हो गई और यहाँ पे यूवी हो गई, यहाँ पे विजिबल हो गई और यहाँ पे आईआर हो गई. आईआर की एज कम्पेयर टू ऑल दीज इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है. और जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सन से कोई रेडिएशन आ रही है और यहाँ पे अर्थ पे ये स्ट्राइक करती है. कुछ रेडिएशन जो कुछ हीट होती है वो अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, बाकी यहाँ से
वापस रिफ्लेक्ट होती है जो कि एटमॉस्फेयर के बाहर चली जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस है तो यहाँ पे जो हीट थी उसे ऑब्जर्व कर लेती है, जो IR रेडिएशन से वो कार्बन डाइऑक्साइड उसे ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से अर्थ में जो है एटमॉस्फेयर में जो है हीट इंक्रीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीमेंट हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है और इसे क्या कहते हैं? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एज अ फायर एक्सटिंग्विशर एक्सटिंग्विशर भी यूज होता है, क्योंकि ये आग को बुझाने में काम होता है, इसलिए बर्निंग का तो यहाँ पर मतलब ही नहीं बनता। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कभी बर्न नहीं होता है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड रिसाइकलिंग। कार्बन डाइऑक्साइड को जो रिसाइकल किया जा सकता है वो द प्रोसेस ऑफ डिस्पोजल। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड को या तो डीप ओशियन में या फिर अंडरग्राउंड में जहाँ पर गैसेस और ऑयल बनता है वहाँ पर इसे पाइपलाइन के थ्रू लिया जाता है फ्रॉम प्लांट्स, जो पावर हाउस प्लांट्स होते हैं वहाँ से, और इसे वहाँ पर डिकम्पोज किया जाता है। कार्बन रिसाइकलिंग, तीसरा है कार्बन रिसाइकलिंग। जो कार्बन रिसाइकलिंग का काम है ये नेचर खुद करता है। फॉर एग्जांपल किसी प्लांट्स में कार्बन होता है या एनिमल्स में कार्बन होता है, उसके बाद जब वो प्लांट्स या एनिमल डिकम्पोज होता है तो वो सॉइल में मिल जाता है कार्बन, और उसके बाद सॉइल से ही अगेन प्लांट्स में या ऑर्गेनिज्म में या लाइफ में वापस कन्वर्ट हो जाता है। सो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। चौथा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, लाइक जैसे हमने यहाँ देखा था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द लाइफ, बट अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग में बदल जाए तो ये दिस इज हार्मफुल फॉर एटमॉस्फेयर एज वेल एज लाइफ। सो आंसर विल बी ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेन कॉज ग्रेट एनवायरमेंट डैमेज। जो फ्रेन है ये इसे हम R22 भी बोलते हैं, जो कि यूएस ने 1 जनवरी से 2020 से इसे बैन कर दिया है। इसका प्रोडक्शन और इंपोर्ट दोनों बैन कर दिया है, क्योंकि ये डिप्लीट करती है ओजोन लेयर को इन द फॉर्म ऑफ रेफ्रिजरेंट इन एयर कंडीशनर में एज ए रेफ्रिजरेंट वर्क करती है। ये कैसी होती है? इनफ्लेमेबल होती है और टॉक्सिक होती है। इसका जो हेल्थ पे असर पड़ता है उसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया, इरिटेशन इन आइज एंड सो ऑन। सो देखते हैं इसके ऑप्शंस। फर्स्ट है मिक्स्ड कार्बन गैसेस, फॉर एग्जांपल CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, विच इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेंट गैस इन द एनवायरनमेंट। सो ये जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड ये कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, और ये कहाँ से निकलती है? कोल से, पेट्रोल से, मोटर से। तो ये जो होती है ये हेल्थ पे क्या असर पड़ता है इसका? ये मिलती है HB में और इस रिप्लेस करती है O2 को, जिससे कि RBC की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से टिश्यू और ऑर्गन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिसका मेनली जो स्पेशली असर होता है वो होता है हार्ट पे और ब्रेन पे, और इससे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने की। सो दूसरा देखते हैं। दूसरा है मिक्स्ड क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेंट गैसेस है। तो ये आंसर होगा इसका। तो फ्रेन कौन सी है? रेफ्रिजरेंट क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन, जिसको हम बोलते हैं CFHCS। तीसरी देखते हैं सल्फर गैसेस, फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी एक कलरलेस गैस है और इसकी वजह से इरिटेशन होती है आंखों में। अब ये एनवायरनमेंट पे कैसे असर करता है? ये मिलता है एयर एंड वाटर में, जिसकी वजह से एसिड रेन प्रोड्यूस होती है, जो कि हार्मफुल है। किसके लिए है? डिफॉरेस्टेशन का कारण बनता है, फॉरेस्टेशन के लिए हार्मफुल है, और इसकी वजह से क्या होता है? इरिटेशन होती है हेल्थ में, इरिटेशन इन आइज, इसका असर पड़ता है लंग्स पे और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। सो आंसर विल बी बी, मिक्स्ड क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्बेस्टॉस इज नो लॉन्गर प्रेफर्ड फॉर कमर्शियल यूज। अब इसका यूज कमर्शियल के लिए नहीं होगा। तो देखते हैं एस्बेस्टॉस क्या होता है। एस्बेस्टॉस इट इज अ ग्रुप ऑफ 6 नेचुरली ऑकरिंग सिलिकेट मिनरल विच इज मेड अप ऑफ थिन माइक्रोस्कोपिक फाइबर। और इसका यूज कहाँ होता था?
वेरियस प्रोडक्ट में और बिल्डिंग मटेरियल में, जो कि अब कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं होगा, यूज़ होगा। तो ये किसकी वजह से होता है, क्यों, क्या करता है ये, मेनली ये करता है लंग्स पे अटैक करता है। तो इसका आंसर होगा इट कॉजेज लंग्स कैंसर। नेक्स्ट इज द टर्म बायोमैग्निफिकेशन refers to the increment in concentration of toxic chemicals। जो टॉक्सिक केमिकल है इनकी कॉन्सेंट्रेशन में जो इंक्रीज करता है उसे हम बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। और ये टॉक्सिक जो केमिकल्स होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। चलिए अब देखते हैं ये प्रोसेस वर्क कैसे करता है। जब फूड चेन में ये केमिकल्स और ये पॉल्यूटेंट्स मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, लाइक ये सॉइल में मिल गए या फिर वाटर में मिल गए, तो ये जो एक्वेटिक लाइफ है, जो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु है, जो ऑर्गेनिजम्स है, तो ये एक्वेटिक लाइफ और ये प्लांट्स को हार्म करता है, जिसकी वजह से उनमें दे कैन नॉट मेटाबोलाइज। अब ये मेटाबोलाइज क्या होता है, ये होता है एक केमिकल प्रोसेस होता है जो कि फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा रेजिंग ऑफ एनवायरमेंट इशू मैन, या फिर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यू टू फूड कंजप्शन, या फिर इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज, या फिर इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो आंसर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हेमोरेजिक डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाय। हेमोरेजिक जो डेंगू फीवर है ये हमेशा अंडर 10 या 10 साल से छोटे बच्चों को होता है, जिसकी वजह से उन्हें एब्डोमिनल पेन होता है। तो ये जो यहाँ पर 4 मॉस्किटोज के नाम है, ये इनमें से किससे होता है। पहला है एडिस फ्लूवेटिलिस। जो ये एडिस फ्लूवेटिलिस है इसकी वजह से येलो फीवर होता है, जिसे हम डायरोफ्लेरिया भी बोलते हैं। दूसरा है एडिस एल्ब्यूमिनस, इससे भी एक तरह का फीवर होता है। तीसरा है एडिस एजिप्टी, इससे भी एक तरह का फीवर होता है, जिसे हम चिकनगुनिया बोलते हैं, चिकनगुनिया, जो कि हिंदी नेम है किसका है, हेमोरेजिका। सो आंसर विल बी सी, एडिस एजिप्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टॉक्सिक। इनमें से नॉन टॉक्सिक कौन सा है, एक एक करके देखते हैं। कैडमियम, ये जो कैडमियम है अगर हम इसे इनहेल करते हैं तो ये सीधा अटैक करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक होती है हमारे गले के आसपास, उस पर अटैक करता है और करता है किडनी पर। जो इसका अटैक होता है ये होता है इमीडिएट पॉइजनिंग, जिसकी वजह से कोई फैटल डिजीज हो सकती है, लाइक किडनी फेलियर ऑन द स्पॉट हो सकती है। तो ये कैडमियम इज अ टॉक्सिक एजेंट। दूसरा है मरकरी। मरकरी से क्या होता है, ये भी एक टॉक्सिक एजेंट है। मरकरी से होता है लाइक नर्वस सिस्टम डैमेज होती है, डाइजेशन सिस्टम डैमेज होता है, जो कि अटैक करता है इम्यून सिस्टम पर। तीसरा है इरिटेशन आइज पे होता है, किडनी पे भी इसका असर पड़ता है, और स्किन पर भी इसका असर पड़ता है। तीसरा है लेड भी एक टॉक्सिक एजेंट है और इसका असर भी किडनी पर और स्पेशली ब्रेन पर पड़ता है। आइज पर भी इसका असर पड़ता है और स्किन पर भी इसका असर पड़ता है। और एक और बात, जो अनबॉर्न बेबी होते हैं, लाइक कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर वो एक्सपोज होती है हाईली लेड के सामने, तो जो अनबॉर्न बेबी का जो डेवलपिंग नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है। और फोर्थ है सोडियम इज नॉट अ टॉक्सिक एजेंट। सो आंसर विल बी डी, सोडियम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट रिलेटेड टू लेजर। अब जो ये लेजर है इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। तो जो ये लेजर होती है ये, इसकी एक तो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है ताकि ये नैरो बीम बना के
जो डिस्टेंस ट्रेवल कर सके, तो इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो फर्स्ट वन इज हाई इंटेंसिटी लेजर में होती है। दूसरा है हाई कोहेरेंस। कोहेरेंस होता है फिक्स रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द बीम। जो यहाँ पे कंपोनेंट्स है ये छोटे छोटे, इनके बीच एक फिक्स रिलेशनशिप होता है सो दैट इट कैन गो इन अ नैरो बीम फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस। दूसरा है हाई मोनोक्रोमेटिसिटी। मोनोक्रोमेटिसिटी का मतलब है, मोनो का मतलब है सिंगल, सिंगल, और क्रोमेटिसिटी का मतलब है कलर। तो ये हमेशा सिंगल कलर, एक ही कलर में जाती है, लाइक रेड कलर विच हैज़ हाई इंटेंसिटी एंड हाई कोहेरेंस। इसकी मोनोक्रोमेटिसिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। और फोर्थ है हाई ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब है प्लेन पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो जो लेजर है उसकी लाइट पोलराइज्ड नहीं होती है। तो आंसर विल बी डी, हाई ऑप्टिकल एक्टिविटी। So next question is, in which form is phosphorus predominantly found in soil? इनमें से कौन से फॉर्म में फॉस्फोरस पहले से ही सॉइल में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, ऑर्थोफॉस्फेट। ये जो ऑर्थोफॉस्फेट है ये पहले से प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन सॉइल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट यूज्ड इन। जो कार्बोहाइड्रेट है ये किस में यूज नहीं होता है? एक एक करके हम देखते हैं। फूड इंडस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट यूज होता है, पेंट इंडस्ट्री में भी कार्बोहाइड्रेट यूज होता है, टेक्सटाइल में भी कार्बोहाइड्रेट यूज होता है, कॉस्मेटिक में कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं होता है बहुत ही कम अमाउंट में होता है। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नैनो टेक्नोलॉजी इज वेयर द पार्टिकल ऑफ द फॉलोइंग साइज आर यूज्ड। इनमें से नैनो टेक्नोलॉजी में पार्टिकल का साइज कितना होता है? तो नैनो का मतलब होता है -9 और माइक्रो का मतलब होता है -6। और जब भी हम किसी पार्टिकल का साइज फाइंड आउट करते हैं तो हम करते हैं मीटर में, बिकॉज दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ साइज। सो इनमें से कौन सा है? पहला है 10⁻⁹ सेंटीमीटर। अब यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो ये दोनों गलत है। और यहाँ पे 9 है जबकि नैनो का होता है -9, तो आंसर विल बी बी, 10⁻⁹ मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंटीबॉडीज आर फाउंड इन। एंटीबॉडीज होती है किसी भी डिजीज से लड़ने की प्रतिरोधी क्षमता को एंटीबॉडीज बोलते हैं। तो इनमें से एंटीबॉडीज किसमें पाई जाती है? एक एक करके देखते हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो एक लिविंग सेल होता है, लिविंग ब्लड सेल होता है जो कि क्लॉट बनाता है ताकि हम ब्लीडिंग को रोक सके। फॉर एग्जांपल ये कैसे काम करता है? जैसे कि किसी भी ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है, कोई भी ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है, तो ये सिग्नल देता है प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स रश करते हैं टू द साइट ऑफ डैमेज और वहाँ पे क्लोटिंग शुरू कर देते हैं। दूसरा है आरबीसी, जिसे हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, और इन एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड को ये लंग्स से एलिमिनेट करता है। तो ये बोन मेरो भी बनाता है, रेड बोन मेरो बनाता है। चौथा देखते हैं लिम्फोसाइट। जो ये लिम्फोसाइट है, सॉरी तीसरा है लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट एक तरह का वाइट ब्लड सेल है जो कि इम्यून सेल है और ये बोन मेरो बनाता है, फॉर्म बोन मेरो। अब ये बोन मेरो क्या है? बोन मेरो एक तरह के स्पॉन्जी टिश्यूज है जो कि बोन्स में पाया जाता है। मेनली कहाँ पाया जाता है? हिप्स बोन एंड थाई बोन्स में। लास्ट है एसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स भी एक तरह के वाइट ब्लड सेल है जो कि जिसे हम बोलते हैं डिजीज फाइटिंग सेल। तो ये हमेशा लाइक एलर्जिक इन्फेक्शन या पैरासाइट इन्फेक्शन उससे लड़ने में हमारी हेल्प करता है। और मेनली कैंसर से भी लड़ने की हमारे जो ब्लड सेल है वो डिजीज फाइटिंग होते हैं। सो आंसर विल बी सी, लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। जो नाइट ब्लाइंडनेस है ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? विटामिन ए। विटामिन ए का काम क्या होता है? ये क्या करता है? नॉर्मल विजन को रखता है, नॉर्मल विजन, किडनी, लंग्स
और हार्ट वर्क प्रॉपरली बिकॉज ऑफ विटामिन ए। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करता है। और ये मेनली पाया किस में जाता है? ये पाया जाता है एग्स में, जो सोर्स है, और है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल कौन सी? डार्क लीफ वेजिटेबल्स, और जो दूसरा है विटामिन B12। विटामिन B12 ये क्या करता है? ये जो हमारी नर्व सिस्टम है और ब्लड सेल है, इन्हें हेल्दी करता है, हेल्दी रखता है और हेल्प करता है डीएनए बनाने में, और इसके जो सोर्सेज है वो है बीफ लिवर, एग्स, चिकन और फिश, और चीज में भी होता है। तीसरा है विटामिन B6। अब जो ये विटामिन B6 है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमको स्किन रैशेस होते हैं, सोर लिप्स, टायर्डनेस या फिर वीकनेस, इसकी वजह से होता है। और ये मेनली क्या काम करता है? ये हेल्प करता है एनर्जी स्टोर करने में इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन या फिर एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और ये मेनली किस में पाया जाता है? लाइक फिश, बीफ लिवर एंड स्टार्ची वेजिटेबल्स से। और जो लास्ट है विटामिन सी की वजह से क्या होती है? लाइक स्वेलिंग होती है, या नोज ब्लीडिंग होती है किसी की, वो विटामिन सी की वजह से होती है। और ये मेनली पाया किस में जाता है? लाइक सिट्रिक फूड, लाइक टोमेटो जूस, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा। सो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन आई इज सेंसिटिव टू वेवलेंथ ऑफ इन द रेंज ऑफ, जो वेवलेंथ की रेंज होती है ह्यूमन आई के लिए वो कितनी होती है? वो होती है 380 to 760 नैनोमीटर। और तो आंसर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेफिनेशन ऑफ द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट। जहाँ पर भी लाइफ एग्जिस्ट होती है उसे हम बायोस्फीयर बोलते हैं। वो हो सकता है डीपेस्ट रूट ऑफ द प्लांट से लेकर डार्क साइड ऑफ द ओशियन, या फिर किसी रेन फॉरेस्ट से लेकर माउंटेन टिप तक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ये एक बायोस्फीयर है जहाँ पे एटमॉस्फेयर है, लाइफ है, प्लांट्स है, और अर्थ का जो क्रस्ट है वो भी है। सो बायोस्फीयर इज द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर विच इज inhabited by the living organism. So answer first will be correct one. Next question is gas released during the Bhopal gas tragedy was. Bhopal gas tragedy was also known as the world worst industrial tragedy in the history. और ये हुई थी 3 दिसंबर 1984 में। कहाँ हुई थी? भोपाल में, जो कि है मध्य प्रदेश में। और ये कौन सी कंपनी थी? ये एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड इंडिया लिमिटेड। ये एक पेस्टिसाइड बनाने वाली एक कंपनी थी जिसमें होने वाली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी, वो रिलीज हो गई थी, जिसकी वजह से लाखों जाने गई थी और कुछ लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे। तो इसका आंसर होगा डी, मिथाइल आइसोसाइनेट। So this is the end of our video. If you like this video, please like, share with friends और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।